हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा विद एसके में। दोस्तों, हम बीपीएससी 10+2 लेवल का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि खासाबा दादा साहेब जादव निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने? तो ये किस खेल से संबंधित थे? तो ये थे आपको कुश्ती से संबंधित थे। सी किससे संबंधित थे? तो कुश्ती से संबंधित थे। प्रश्न नंबर 2, आर हरि कुमार जो नौसेना अध्यक्ष बने हैं, इनका ये क्रम कौन सा है? तो इनका ये क्रम है 25वां क्रम है। प्रश्न नंबर 3 पूछ रहा है कि लखनऊ में आयोजित सैयद मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2023 खिताब के पुरुष एकल विजेता कौन बने? देखिए यहाँ से कितने प्रश्न निकलते हैं। पहले अगर पूछ दे कि 2023 में सैयद मोदी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ, तो कहाँ हुआ? लखनऊ में। और अब ये पूछ रहे कि एकल विजेता कौन जीता है इसमें, तो जीता कौन था? तो ये था ची यू जैन जो चाइना के हैं, इन्होंने जीता। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, आंसर डी। प्रश्न नंबर 4 पूछ रहा है कि भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो आपको ये बांग्लादेश की लोकेशन मालूम होनी चाहिए और इसे जुड़ी हुई राज्यों के सीमा देखिए। जैसे कि आप जाइएगा तो पश्चिम में आपको पश्चिम चंपारण पड़ेगा, पश्चिम बंगाल पड़ेगा। फिर आप जाइए तो उत्तर में आपको मेघालय पड़ेगा। फिर अगर जाइए पश्चिम तो असम के बाद त्रिपुरा और कुछ हद तक जाइएगा तो आपको मिजोरम पड़ेगा। तो कितने राज्य हैं? तो टोटल हो जाएंगे आपको 5 राज्य हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है? तो मिजोरम से नहीं जुड़ने वाले की सीमा कौन है? तो मेघालय है। कौन है? मेघालय है। प्रश्न नंबर 6 पूछ रहा है कि गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह के दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो पहले चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। अब देखिए, अब ये पूछ रहा है कि किस जगह पे इनको आमंत्रित किया गया? तो लखनऊ का जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसी दौरान महात्मा गांधी को आपको राजकुमार शुक्ल ने इनको आमंत्रित किया था। तो किस जगह पे? तो लखनऊ में। आंसर हो जाएगा आपको ए, लखनऊ में 1916 में। प्रश्न नंबर 7, भारत ने इजराइल से फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन अजय। आप जानते हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन जो अभी गाजा पट्टी है, हमास उनके बीच युद्ध चल रहा है। उसी के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत हुई थी। ऑपरेशन अजय। प्रश्न नंबर 9, भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया? एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया भारत में? तो सबसे पहला ये हो जाएगा आपको केरल में। कहाँ हो जाएगा? केरल में। प्रश्न नंबर 9, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्वर्ण जो कमल है वो पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपको सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है स्वर्ण कमल पुरस्कार। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो प्रथम गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया था? डॉक्टर जूलियस के नायरेरे को दिया गया था। देखिए, महात्मा गांधी जो शांति पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। उस समय महात्मा गांधी की 125वीं जयंती थी, इसी के उपलक्ष्य में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 11 प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया, ए बेटर वर्ल्ड,
ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको हो जाएंगे NR नारायण मूर्ति, NR नारायण मूर्ति है। प्रश्न नंबर 12, ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द है। देखिए ओलंपिक जो खेल होते हैं उसके आदर्श वाक्य जो है उसमें कौन से जो शब्द हैं ये शामिल है? तो इसमें सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस ये सभी शब्द सम्मिलित हैं। जो इनको तीनों जो वर्ड है ये सम्मिलित है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा सभी। प्रश्न नंबर 13, किस भारतीय को ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था? तो ये किसे सम्मानित किया गया था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, इनको ये अवार्ड दिया गया था। प्रश्न नंबर 14, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये पूछ रहा है कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता था भारत ने। किसने जीता? ये भारत ने जीता था। और किसको हराकर? ईरान को हराकर। और एशियाई कबड्डी टीम है उसके भारतीय कप्तान कौन थे? तो उसके कप्तान का नाम था पवन सहरावत। और कहाँ आयोजित हुआ था? तो दक्षिण कोरिया के बुसान में। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो आइए हम प्रश्न नंबर 16 मैथ है, तो 16 का आंसर तो आपको मिला दे रहे हैं। 16 का आंसर हो जाएगा बी, 17 का आंसर हो जाएगा ए, 18 का आंसर हो जाएगा डी, 19 का आंसर हो जाएगा डी, 20 का आंसर हो जाएगा ए, 21 का आंसर हो जाएगा डी, 22 का आंसर हो जाएगा ए, 23 का आंसर हो जाएगा डी, 24 का आंसर हो जाएगा बी, 25 का आंसर हो जाएगा आपको सी, 26 का आंसर हो जाएगा ए, 27 का आंसर होगा सी, 28 का आंसर हो जाएगा बी, 29 का आंसर हो जाएगा ए, 30 का आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए, अब प्रश्न पूछता है 31 नंबर के, निम्न शासकों में से किस एक के समय उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? तो किसके शासनकाल में? तो शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के शासनकाल में किसने किया था? तो शाहजहां का जो बड़ा बेटा था दारा शिको, उसने उपनिषद को अनुवाद किया था, सिर ए अकबर के नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था। और मुगल सम्राट अकबर ने जो है अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबर खानवा का युद्ध किया था, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। अकबर जो है हल्दी घाटी के युद्ध, यस, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। हुमायूं का चौसा युद्ध हुआ था, जबकि जहांगीर का वल्ख का युद्ध जो है ये गलत है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा आपका डी। 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय के सूरत के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यहाँ पूरा प्रश्न हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत की वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसे सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं? तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष। इसी के समय कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। प्रश्न नंबर 34, अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन है?
तो सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख है 13वां सबसे बड़ा शिलालेख है। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन से लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो कर्नाटक से संबंधित लोक नृत्य का नाम क्या है? यह है यक्षगान। यक्षगान जो है ये कर्नाटक से संबंधित है। यक्षगान जो है ये कर्नाटक से संबंधित है। प्रश्न नंबर 36, शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो ओडिसी के नाम से ही आपको मालूम चल रहा है कि ये ओडिशा से संबंधित है, ओडिशा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 37, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है कौन कौन है? तो इसका नाम है आपको, ये कोई नहीं है, क्योंकि उत्तर में जाइएगा, स्वेज नहर के उत्तर के जो प्रवेश द्वार है उसको बोलते हैं पोर्ट सईद, और दक्षिण के प्रवेश द्वार को बोलते हैं पोर्ट स्वेज। तो ऐसा ऑप्शन में कोई नहीं है। पोर्ट सईद और पोर्ट स्वेज ये दक्षिण में है और उत्तर में पोर्ट सईद, इसीलिए आंसर हो जाएगा आपको डी। 38 नंबर प्रश्न, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो ये है आपको बृहद हिमालय और पीर पंजाल। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य में कश्मीर घाटी है। प्रश्न नंबर 39, शून्य आधार बजट की अवधारणा किसने दी? शून्य आधारी जो बजट है उसकी अवधारणा किसने दी थी? तो उसका अवधारणा जो है पीटर ए पायर ने दी थी। पीटर ए पायर ने दी थी शून्य आधारित बजट के कंसेप्ट। और भारत में जो है, भारत में अगर पूछे, विश्व में पूछे तो ये इसका प्रतिपादन 1970 में किया गया, जबकि अगर भारत में पूछे तो राजीव गांधी के सरकार में ये शून्य आधारित बजट प्रारंभ किया गया था 1983 में, जबकि 1986 में भारत में शून्य आधारित बजट को स्वीकार किया गया। सर्वप्रथम जो है प्रारंभ किया गया था राजीव गांधी के द्वारा 1983 में, जबकि इसको 1986 से शून्य आधारित बजट को स्वीकार कर लिया गया। प्रश्न नंबर 40, भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? तो ये कौन करता है जी? तो ये करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 41, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। ये जो है सूची में संबंधित है, किस सूची में? संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में? तो ये किस में संबंधित है? तो ये है समवर्ती सूची। प्रश्न नंबर 42 पूछ रहा है कि पहचाने कि भारत में कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछ रहे हैं। यहाँ भारत में रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और मार्च अप्रैल तक काटी जाती है। क्या ये सही है क्या जी? ये स्टेटमेंट सही है। भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलों में धान, देखिए धान ही आ गया तो धान तो रबी की फसल नहीं है, वो खरीफ फसल है, इसीलिए हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और अमन और बोडो, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान के 3 फसलें, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न नंबर 43 पूछ रहा है कि 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए किस देश का दौरा किया? तो कहाँ का दौरा किया था? तो इन्होंने, जैसे अभी हम लोगों ने पहले चर्चा किया था, चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण में की दौरा किया था। प्रश्न नंबर 44 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं का कालानुक्रम सही व्यवस्था कीजिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल ये 1919 को, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को, ध्वज सत्याग्रह कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन तो 1920 को हुआ था, तो आपका इससे आंसर हो जाएगा आपको ध्वज सत्याग्रह 1923 में हुआ था।
1923 में हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है? तो भारत में खरीफ की जो बुआई होती है वो होती है जून से जुलाई के बीच। 46 का आंसर आपका हो जाएगा सी। 47 का आंसर हो जाएगा सी। 48 का आंसर हो जाएगा सी। 49 का आंसर हो जाएगा आपको सी। 50 का आंसर हो जाएगा बी। 51 का आंसर हो जाएगा डी। 52 का आंसर हो जाएगा सी। 53 का आंसर हो जाएगा 53 का आंसर हो जाएगा आपको बी। 54 का आंसर हो जाएगा डी। 55 का आंसर होगा ए। 56 का होगा डी। 57 का आंसर हो जाएगा डी। 58 का आंसर हो जाएगा आपको सी। 59 का आंसर हो जाएगा ए। 60 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि हेक्टर का जो संबंध क्षेत्रफल से है वो पास्कल का किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको ए, दाब से संबंधित है। प्रश्न नंबर 61 पूछ रहा है कि भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सही अवरोही क्रम क्या है आपको? तो ये है, सबसे ज्यादा कौन मिट्टी मिलती है? तो सबसे ज्यादा जो मिट्टी मिलती है वो मिलती है आपको जलोढ़ मृदा, इसके बाद लाल मिट्टी के बाद काली मिट्टी के बाद लैटराइट मिट्टी। प्रश्न नंबर आपका हो जाएगा 62, निम्न में से किस वर्ष फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो किस वर्ष की थी? तो ये 1955 में। आप सभी जानते हैं कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ और इसी के संदर्भ में भारत सरकार ने 3 सदस्यीय समिति की घोषणा की और ये जानने की कोशिश की क्या भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन उचित है या अनुचित है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 1955 में प्रस्तुत की थी। प्रश्न नंबर 63, चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचरण संहिता क्या है? तो ये आचरण संहिता क्या है? तो ये है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विनिर्दिष्ट यानी जो लिखित है उसी को जो है आदर्श आचरण संहिता कहते हैं, उसी में उल्लिखित है। प्रश्न नंबर 64, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? कल्याणकारी राज्य का विचार किस भाग में है? तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भारतीय संविधान के भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 के मध्य। 65 नंबर प्रश्न, पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जो किया था ये चौधरी रहमत अली ने किया था। जो सबसे पहला प्रयोग जो हुआ था कब? 1933 की ईस्वी के जो अधिवेशन, मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था उसी के समय। 66 नंबर प्रश्न है कि भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है? तो भूटान का आधिकारिक भाषा जो है, इस भाषा का नाम है जोंगखा भाषा यहाँ की आधिकारिक भाषा है जोंगखा। 67 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो क्या इथोपिया का लुसाका नहीं, ये यूक्रेन की राजधानी क्यू बिल्कुल सही है, फिनलैंड के हेलसिंकी, बोल्विया का ला पाज, जबकि ये गलत है। प्रश्न नंबर 68 ये मिलान कीजिए, यानी प्रमुख लिपि और उसका प्रचलित नाम क्या है? सिंधु लिपि को किस नाम से जानते हैं? तो सिंधु लिपि को हम हड़प्पा लिपि के नाम से जानते हैं। यानी एक का हो जाएगा ये हो जाएगा 4, एक का हो जाएगा 4। फिर आपको मलयालम लिपि के इसके जो प्रचलित नाम कौन से हैं? तो मलयालम लिपि के होगा कैराली लिपि,
कैराली लिपि, कैराली लिपि। फिर आपका हो जाएगा तेलुगु और कन्नड़ लिपि को, तेलुगु और कन्नड़ लिपि को हम बोलते हैं आंध्र लिपि। इसका हो जाएगा आंध्र लिपि। मैथिली लिपि को यानी तिरहुत लिपि, आंसर हो जाएगा हमारा ए। प्रश्न नंबर 69, अयमानाम, अयमानाम भारत के प्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में है? तो ये है केरल में, ये केरल में है। 70वां प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शिल्पी किसे कहा जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था के जो शिल्पी हैं वो है बी आर मेहता, बी आर मेहता यानी बलवंत राव मेहता, बलवंत राव मेहता। 1971 में जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये विकसित किया गया था मैरिस डी मैरिस के द्वारा, मैरिस डी मैरिस के द्वारा, मैरिस डी मैरिस के द्वारा। प्रश्न नंबर 72, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है ये पूछ रहा है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शैक्षणिक सुविधा सुलभ करना, बिल्कुल, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, यस, कृषि कार्यक्रम और संचार प्रणाली को सुधारना, ये सभी इसके उद्देश्य हैं, इसके उद्देश्य हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो अक्टूबर 1952 में शुरुआत हुई थी। प्रश्न नंबर 73, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है? यानी राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में पूछ रहा है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करता है, ये राष्ट्रीय योजनाओं की समीक्षा करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। 74वां प्रश्न है कि किस सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ग्राम सरकार या कोई नहीं? किसमें सम्मिलित होते हैं ये? तो ये होते हैं जो है ग्राम सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं, तीनों सम्मिलित होते हैं। 75वां प्रश्न है कि 2 अक्टूबर 1952, जैसे अभी हमने बोला कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। तो लागू होने के पूर्व में 1948 में सर्वप्रथम किन 2 जिलों का एक प्रायोगिक योजना शुरू किया गया था? यानी सबसे पहले प्रायोगिक 1948 में किस जिलों में ये योजना शुरू किया गया था? तो ये इटावा और गोरखपुर, यूपी के इटावा और गोरखपुर। प्रश्न नंबर 76 का आंसर आपका बता दें, आंसर हो जाएगा डी। ऐसे छोड़ देते हैं इसको, हम जीएस को ही डिस्कस करते हैं क्योंकि समय बहुत लग जाता है। प्रश्न नंबर 91, निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी है? किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी? तो भूटान की थल सीमा, नेपाल की, पाकिस्तान की, बिल्कुल, जबकि श्रीलंका से थल सीमा से नहीं जुड़ी है। ये हमें 92 नंबर प्रश्न, मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है? क्यों किस पड़ोसी देश से सीधे भारत में प्रवेश करती है? तो ये जो है ये आपका हो जाएगा भूटान। मानस जो नदी है ये भूटान से सीधे प्रवेश करती है मानस नदी। भारतीय रुपए का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया? तो किस वर्ष अपनाया गया? तो ये 2010 में अपनाया गया। जैसे आप देखते होंगे कि ये जो प्रतीक है, ये रुपए का जो प्रतीक है ये 2010 में अपनाया गया। 94 प्रश्न है कि संस्कृति और शिक्षा के अधिकार वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस भारतीय अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है आपको अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित है। 29 और 30 जिसको फंडामेंटल राइट्स में इसको वर्णित है। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता जो थे वो थे राम सुभग सिंह। 95 प्रश्न, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? ये पूछ रहा है कि अगर कोई क्लास में कोई
कोई बच्चा बैठा हुआ है तो सबसे पीछे बैठा है, तब उसको जो बोर्ड पे है, व्हाइट बोर्ड पे जो अक्षर लिखा जाता है वो तो पढ़ सकता है, परंतु जो उसके पुस्तक है वो नहीं लिख पढ़ सकता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण हो सकता है कि विद्यार्थी का जो नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया है, उससे दूर हो गया है। किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? ये किसने सुझाव दिया? तो ये सुझाव दिया था आपको आंद्रे मैरी एम्पियर ने, आंद्रे मैरी एम्पियर ने, आंद्रे मैरी एम्पियर ने। प्रश्न नंबर 98, उस तत्व का नाम बताइए जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, यानी 8, 10, 7, 17 है। तो किसका है? तो ये तो आपका हो जाएगा आपको क्लोरीन। क्लोरीन का जो है, क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो क्लोरीन का 17 होता है, इसलिए 17 हमारा आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि डैश उपयोगकर्ता का दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अभिगमन की सुविधा प्रदान करता है। कौन करता है? तो ये हो जाएगा आपको टेलनेट, टेलनेट प्रदान करता है, टेलनेट प्रदान करता है। यदि मटर के गोल और हरे रंग के बीज वाले पौधे RR, YY और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले स्मॉल RR और कैपिटल YY में संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे? तो F1 के बीज जो होंगे वो गोल और पीले होंगे, गोल और पीले होंगे। प्रश्न नंबर 101, घरेलू षड्यंत्रों को लघुपथन अथवा अतिभारण से बचाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय क्या है? सर्वाधिक तो क्या है? तो ये है फ्यूज का उपयोग, फ्यूज का उपयोग। 102, शुष्का छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है आपको विटामिन डी के कमी से, विटामिन डी के कमी से होता है। अब विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। देखिए जो शुष्का छिकोप बोल रहा है इसका यानी जो सूखा रोग बोलते हैं, यही इसका मतलब हुआ। प्रश्न नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? तो परमाणु क्रमांक 7 वाला जो तत्व है ये अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। प्रश्न नंबर 104, वायु का वेग संबंधित है, ये किस पे निर्भर करता है? पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने से, कि पृथ्वी के चक्कर लगाने से, कि दाब प्रवणता से, कि ताप से? तो ये किससे प्रभावित होता है? तो ये आपको दाब प्रवणता से प्रभावित होता है, इसी से संबंधित है। 105, प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना की खोज 1666 में डैश द्वारा की गई थी। ये किसने किया था कि प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त होते हैं? तो 1966 में किसने ये खोज की थी? तो सर आइजैक न्यूटन ने की थी, सर आइजैक न्यूटन ने की थी, सर आइजैक न्यूटन ने की थी। प्रश्न नंबर 121 प्रश्न पूछ रहा है कि एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं को सही क्रम में कौन सा कथन सही है? तो देखिए कैसे विकास होता है, तो ये आपका हो जाएगा, पहले तो होगा आपको परागन, पहले क्या होगा? पहले होगा परागन, परागन के बाद होगा निषेचन, निषेचन के बाद भ्रूण, भ्रूण के बाद नवोद्भिद होगा। प्रश्न नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक कौन है? तो विद्युत का कुचालक कौन है? प्लास्टिक है, जबकि एल्युमिनियम, तांबा, चांदी जानते हैं विद्युत का सुचालक है। 123, दलदल एवं धान के खेतों में इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? दलदल और धान के खेतों में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो इस गैस का नाम है मीथेन, मीथेन उत्सर्जित होती है। प्रश्न नंबर 124, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घावों से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? तो किस विटामिन की कमी से घाव में अत्यधिक स्रावित होता है? तो ये होता है आपको विटामिन के, विटामिन के की कमी से, विटामिन के की कमी से। 125 नंबर प्रश्न है कि जंतुओं के किस समूह का नाम
उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है और उसमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक हैं। तो ये कौन है? तो इकाइनोडर्मेटा। भू स्थिर कक्षा की ऊंचाई क्या होती है? तो इसकी ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी ऊंचाई होती है 35,786 किलोमीटर, जबकि हम बोलचाल की भाषा में 36,000 किलोमीटर बोल देते हैं। 127 फ्लाई ऐश प्रदूषण किसके द्वारा होता है? फ्लाई ऐश जो है वो प्रदूषण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है थर्मल पावर प्लांट से होता है। प्रश्न नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित नहीं है? यहाँ पूछ रहा है नहीं है, यहाँ नहीं है पूछ रहा है, तो कौन नहीं है? तो ये आपको हवाई जहाज पंखे का डिजाइन जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता, जबकि हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, जहाजों और पनडुब्बियों की डिजाइनिंग जो है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि हवाई जहाज के पंखों का डिजाइन ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। 129 नंबर जो प्रश्न है पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम का प्रयोग किया जाता है, कहाँ प्रयोग किया जाता है? शॉर्टकट में जैसे EEG का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको एपिलेप्सी को पहचानने के लिए। 130 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था? तो ये कहा था आपको बोअर ने कहा था। बोअर मॉडल आप लोग पढ़े होंगे। प्रश्न नंबर 131, पौधे को इनमें से कौन से पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। कौन सा तत्व जो है वो मिट्टी से प्राप्त होता है? तो ये पौधों को ये नाइट्रोजन जो है ये मिट्टी से प्राप्त करते हैं। 132, वह कार्बोहाइड्रेट जिसमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है, तो इसका सही क्रम कौन है? तो इसका सही क्रम आपका हो जाएगा बी, एरिथ्रोज, जाइलोज, मैनोज। प्रश्न नंबर 133, सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग में से लाल रंग की ओर क्या होता है? विचलन घटता है, अपवर्तनांक भी घटता है, या इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर यही होगा, विचलन जो है वो घटता है, जबकि अपवर्तनांक भी घटता है। फिर आपको प्रश्न नंबर 134 का जो प्रश्न पूछ रहा है कि नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथा पोषी स्तर ऊर्जा की क्षमता 5 किलो जूल है, तो बताइए उत्पादक स्तर पर कितने ऊर्जा उपलब्ध होगी? आप जानते हैं कि आहार श्रृंखला जो है वो एक दिशीय है, यानी अगर 10% के रूल पे कार्य करता है, तो इसमें आपका आंसर जो होगा, पूछ रहा है घास, टिड्डी, मेढक, सांप, यानी जो ये पूछ रहा है कि चौथा जो पोषी तंत्र कौन है? सांप है। तो इसका जो है ऊर्जा की मात्रा 5 किलो जूल है, तो इसमें पूछ रहा है कि उत्पादक स्तर पर यानी घास का कितना होगा? तो इसका ऊर्जा स्तर हो जाएगा आपको 5,000 किलो जूल। 125 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आंखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो ये कौन से हैं? तो इसका नाम है मेलेनिन। प्रश्न नंबर 136 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम को दर्शाता है? तो ये आपको कौन सा दर्शाएगा? तो ये दर्शाएगा आपको 136 का सी। तो देखिए जीएस का तो हमारा जीएस खत्म हो गया, तो हम सिर्फ जीएस को ही डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा 7 नंबर प्रैक्टिस सेट। अगर आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।